हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीएलएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि हम वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज ला रहे हैं, जिसमें हमने हर एक करंट अफेयर को उसका कंप्लीट कवरेज हमने एमसीक्यू के थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इसमें जो आपके करंट इवेंट्स जो हैं वो तो इंक्लूड होंगे ही साथ जो भी आपके कुछ बेसिक से रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ में हैं उसको भी हमने कवर किया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका आर्टिकल 124 न्यूज़ में है तो वो किस संस्था से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन्ड है, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में आपका सुपर एल निनो है कि इस साल सुपर एल निनो का ईयर है ना। तो एल निनो आता है तो फिर इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बारिश ज़्यादा होती है कि कम होती है, वो भी हमने इंक्लूड किया है। जिससे मान लीजिए बेसिक से भी अगर जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे तो वो वैसे होंगे जो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि यहीं से आए, है ना, क्योंकि कोई चीज़ न्यूज़ में होती है तो वहीं से फिर क्वेश्चंस आते हैं। आपने पीएससी के पुराने एग्जाम्स में देखा होगा जो आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आर्टिकल्स आपके साल भर न्यूज़ में थे, तब फिर वो वाले आर्टिकल्स पिक किए गए थे। तो ये एक थोड़ा सा आपका स्मार्ट स्टडी करने का एक तरीका है। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं इस लेक्चर की शुरुआत करने जा रही हूँ। इसमें देखिए हम आज 20 में वेडनेसडे से ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने जो आपके 1 मई से लेके 9 मई तक के जो आपके करंट अफेयर्स हैं उसका कवरेज किया है। फिर आपका जो अगला वीडियो आएगा वो अगले वेडनेसडे आएगा और उसमें हमने 10 से लेके 16 मई तक के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज़ को इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करने का तरीका क्या है, तो आप जो लेक्चर का पीडीएफ है वो आपको किस में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ से जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने आंसर नहीं दिया है, मैं आपको क्या बोली थी, आप यहाँ पे वीडियो देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे और 2-3 दिन बाद आप क्या करिए उसका प्रिंट निकाल लीजिए, या पीडीएफ में ही आप अगर देखें तो आप उसमें मतलब उसको एक क्वेश्चन पेपर की तरह देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपको चीज़ें याद हो रही हैं कि नहीं। अगर नहीं याद हो रही हैं तो फिर वीडियो में आके सोल्यूशन देख लीजिए और फिर उसका प्रिंट निकलवा के उसमें हैंड से उसको टिक मार करिए कि ये आंसर है, और जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चलती है उसको आप उसमें जॉट डाउन कर लीजिए। फिर इसके अलावा ये तो जैसी वीकली कंपाइलेशन है, फिर इसके बाद अगर आप एक प्रॉपर मंथ की मैगजीन अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें से अगर आपको लगता है कि मैगजीन में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैम ने छोड़ दी हैं, तो आप उसको जॉट डाउन कर लीजिए। बाकी आपका डेली का जो काम है न्यूज़पेपर को कवर करने का वो तो आपको करना ही है, मतलब डेली आप न्यूज़पेपर बस पलटते जाइए, आपको कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं, जिससे जब आपकी ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ है तो वो आपके लिए एक रिवीजन की तरह वर्क करे। इस तरह से क्या होगा, आपका ये टॉपिक बिल्कुल पुख्ता होता जाएगा। ठीक, क्योंकि रिवीजन भी देखिए एक स्किल है, मतलब हम सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किस चीज़ को करते हैं, रिवीजन को, और रिवीजन का ही अगर लैक होता है तभी फिर हमें एग्जाम में प्रॉब्लम होती है कि 131 था कि 132 था। तो इसी का एक तरीका मैं बता रही हूँ कि आप ऐसी अगर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से इसका रिवीजन भी कर पाएंगे और टॉपिक आपको कंटेस्ट भी होता रहेगा। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, इंडिया के फर्स्ट ग्रीन मेथनॉल से रिलेटेड है। ठीक है, इंडिया के फर्स्ट ग्रीन मेथनॉल प्लांट से रिलेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है कि इसे कच्छ गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। अभी आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है, लेकिन ये बता रही हूँ मैं, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, इसमें आक्रामक खरपतवार प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा का उपयोग कच्चे माल फीड स्टॉक के रूप में किया जाएगा, और यह जो आक्रामक प्रजाति है दक्षिण अमेरिका की मूल है, मतलब ये जो नेटिव कहाँ की है, दक्षिण अमेरिका की है। तो सबसे पहले देखिए आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये तो मैंने स्टेटमेंट वाइज दिया है, लेकिन आपको ये 1 लाइनर भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट है वो कहाँ एस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, कच्छ और गुजरात में। अब देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले तो जो ग्रीन मेथनॉल है ये इको फ्रेंडली फ्यूल है। ठीक है, अभी हम इतना ज़्यादा जो जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, है ना, ईवीज़ की बात कर रहे हैं कि हम जो आपके वाहनों से निकलने वाला धुआं है उससे जो ग्रीन हाउसेस गैसेस निकलती हैं जिससे आपकी ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, तो आपके जो इको फ्रेंडली फ्यूल्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो वो एक चीज़ हो गई। दूसरा, ये इको फ्रेंडली फ्यूल बनाने में भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, एक इन्वेजिव स्पीसीज़ का, मतलब ये जो स्पीसीज़ है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, जो हमारी यहाँ की जो इंडिया की इकोलॉजी है इसके लिए क्या है, ये खतरनाक है। आपने बन्नी ग्रासलैंड का नाम सुना होगा जो कि गुजरात और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। बन्नी ग्रासलैंड को ये जो आपकी स्पीसीज़ है ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है।
तो एक तरह से देखा जाए तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। मतलब ये क्या है, हमारे लिए एक वेस्ट की तरह है ना, एक वेस्ट की तरह भी है, और उस वेस्ट का यूज़ हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, एक इको फ्रेंडली फ्यूल बनाने के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो एनवायरनमेंट में आपके जो मेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, या अगर मान लीजिए कोई ऐसे वगैरह का टॉपिक आता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वहाँ पर भी आप इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं, तो आपको उसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि MCQ बेस्ड सीरीज भले है, लेकिन इसका जो आपको यूज़ है वो मेंस में भी करने के लिए मिल सकता है, प्रीलिम्स में तो मिलेगा ही। ठीक है, और इसके देखिए क्या क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि ऐसा मतलब प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है कि हमारी जो मतलब इंपोर्ट, मान लीजिए अगर हम 100% इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हम ये ग्रीन मेथनॉल प्लांट इस्टेब्लिश करते हैं तो ये हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस को 1/3 तक रिड्यूस कर सकता है। मतलब हमारी इंपोर्ट हम जितना कर रहे हैं उसका लगभग 1/3% हम क्या कर सकते हैं, आपके इस ग्रीन मेथनॉल प्लांट से उतना फ्यूल हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल रहा होगा। और तीसरा भी इसका स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है कि ये जो नेटिव है कहाँ का है, दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको वाले रीजन में ये मिलता है। ठीक है, चलिए, और ये जो आप प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के बारे में देख रहे हैं, ये वर्ल्ड की जो टॉप 100 ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज है उसमें से एक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट भी आपका सही है, सेकंड भी सही है, और आपका थर्ड भी सही है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये तो मैंने आपको होलसम कवरेज दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे सिर्फ वन लाइनर में क्वेश्चन पूछे कि इंडिया का जो पहला आपका ग्रीन मेथनॉल प्लांट है वो कहाँ एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो कहाँ, क्या होगा उसका आंसर, कच्छ, गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए जो मैंने आपको बताया था वही एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेटमेंट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका नाम आपने अभी कुछ हाल फिलहाल के टाइम में बहुत सुना होगा। जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह लॉन्च किया गया था उसमें S-400 की तैनाती की गई थी। ये एक तरह की वायु रक्षा प्रणाली है जिसको हमने कहाँ से इम्पोर्ट किया है, रशिया से। तो आपको अगर वन लाइनर में ऐसा भी क्वेश्चन पूछे कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंडिया ने कहाँ से परचेस किया है, कहाँ से खरीदा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रशिया हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत ने 2018 में रूस के साथ 5 S-400 इकाइयों की खरीद के लिए समझौता किया था। ये बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए, S-400 रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल मतलब चलने फिरने वाला ना, एक जगह फिक्स नहीं है। मान लीजिए कोई ट्रक वगैरह है, उसके ऊपर भी आप लॉन्च करके उसको ले जा सकते हैं, मतलब वो मूवेबल है। ठीक, लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय रशिया, ये भी आपका सही है। तीसरा देखिए, द S-400 सिस्टम हैज़ बीन डिप्लॉयड इन रिसेंट इंडियन ऑपरेशन सच एज ऑपरेशन सिंदूर। ये भी मैंने आपको बताया था कि इसकी जो रिसेंट में आपकी तैनाती की गई थी या जो यूज़ किया गया था ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, इन इंडिया द S-400 ट्रियम्फ इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज सुदर्शन चक्र, है ना, जो कृष्ण जी का आपका सुदर्शन चक्र होता है, इसको ऑफिशियली इस नाम से अनाउंस करते हैं। ठीक, तो ये चारों स्टेटमेंट क्या है आपके, बिल्कुल सही हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो मतलब S-400 से रिलेटेड अगर आपका कोई इजी क्वेश्चन आ गया वो भी आपसे बन जाएगा, कोई टफ क्वेश्चन आया तो वो तो बन ही जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए करंट अफेयर का जो मतलब ट्रेंड है पूछने का वो अब धीरे धीरे बदल रहा है। कुछ बच्चे आप में से स्मार्ट होंगे जो शायद उस ट्रेंड को पकड़ के उस ट्रेंड में पढ़ना शुरू कर दें, और अगर जिन्होंने मतलब ट्रेंड को नहीं पकड़ा तो फिर वो पूछे रह जाएंगे। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिशन सुदर्शन चक्र इज प्राइमरी एसोसिएटेड विथ, जो हमारा मिशन सुदर्शन चक्र है ये किस चीज से प्राइमरीली एसोसिएटेड है। आप हाल फिलहाल के कुछ समय में देखें तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कोई पर्टिकुलर आपका मिशन लॉन्च होगा और फिर पूछ लिया जाएगा कि ये मिशन एक्चुअली में किस चीज़ से संबंधित है। तो बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो मतलब अभी तो मैं तुरंत आंसर नहीं बता देती हूँ, तो गैस करने की कोशिश क्या करिए कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। मन में तो आप सोच ही सकते हैं कि हाँ इसका आंसर, अगर आपको याद आ रहा है और यहाँ पे मैं भी वो आपका मैच कर रहा है तो मतलब आपकी पढ़ाई सही, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपका मिशन सुदर्शन चक्र है वो इंडिया के जो इम्पॉर्टेंट आपके एसेट्स हैं, आपकी इसरो की बिल्डिंग हो गई, पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो गई, जो की इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए एक मतलब एक जो स्पेशल आपका डिफेंस सिस्टम है उससे रिलेटेड है आपका क्या ये
मिशन सुदर्शन चक्र। तो देखिए कहाँ पे ये दिख रहा है, पहला लिखा है तटीय निगरानी और समुद्री रक्षा, नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परिसंपत्तियों की बहुस्तरीय वायु रक्षा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस ऑफ क्रिटिकल नेशनल एसेट्स। क्योंकि कोई अगर आपका की इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लीजिए इसरो ही है, अगर उसमें कल को कोई अटैक हो गया तो फिर आपकी जो इतने साल की रिसर्च है, आपने जो भी चीज़ें डेवलप की हैं, मतलब पूरा नुकसान तो नहीं होगा लेकिन फिर भी आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपका स्पेस सेक्टर आज जो इतना बूम कर रहा है उसमें मतलब आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो हमें वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बचाने के लिए उसके लिए स्पेशल डिफेंस मैकेनिज्म लगाना ही पड़ेगा। तो ये जो मिशन है आपका उसी चीज़ से रिलेटेड है। और तब जबकि आपके जो नेबर्स हैं वो इतने होस्टाइल हैं, मतलब चाइना और पाकिस्तान जैसे जब आपके नेबर्स हैं, तो फिर आपको ये वाली टेक्नोलॉजीज तो यूज़ करनी ही पड़ती है। तो ये मिशन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब पाम ऑयल क्यों आपके इतना ज़्यादा न्यूज़ में है? आप अगर पाम ऑयल को देखें तो पाम ऑयल का हम अगर बात करें लगभग 90% हम क्या करते हैं, इंपोर्ट के लिए इंडिया और मलेशिया जैसे देशों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। पाम ऑयल का उपयोग आप एडिबल पर्पस के लिए करते हैं, मतलब आपके जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उसमें हम पाम ऑयल को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। अब पाम ऑयल थोड़ा सा सस्ता भी है और आप जब अपने किसी भी एडिबल ऑयल में अगर उसको मिक्स करते हैं तो उसमें पाम ऑयल की अलग से कोई महक नहीं आती। तो इस वजह से पाम ऑयल सबसे सूटेबल माना जाता है किसी भी एडिबल ऑयल में मिक्स करने के लिए। मतलब इंडिया में बात करें तो जितनी हमारी नीड है हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से हमें इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। चाहे आप व्हीकल में जो आपका फ्यूल यूज़ होता है उसकी बात करें, चाहे खाने के तेल की बात करें, हम ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप जो देख रहे होंगे पश्चिम एशिया में जो आपके युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न है और ऑयल को लेके जो इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आप रायपुर में भी देख रहे होंगे कि जो पेट्रोल पंप्स वगैरह में इतनी लाइन लगी हुई है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लोग पैनिक कर रहे हैं कि अरे गाड़ी कैसे चलेगी, अपने ऑफिस कैसे जाएंगे, दफ्तर कैसे जाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए इंडोनेशिया ने, जहाँ से हम बहुत ज़्यादा अपने पाम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, एक पॉलिसी लॉन्च की है कि वो अपने डीजल में क्या करेंगे, 50% मिक्सअप करेंगे किसका, पाम ऑयल का। अब बताइए हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडोनेशिया के ऊपर पाम ऑयल के इंपोर्ट के लिए। अगर इंडोनेशिया अपने यहाँ ही उसका कंजम्पशन करना इस भारी मात्रा में शुरू कर दे तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सपोर्ट क्या करेगा, कम करेगा। उसी चीज़ को, उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए गवर्नमेंट को ये वाली चीज़ें अभी तो नहीं पता थी, लेकिन भविष्य की तैयारी हम आज से ही करते हैं ना। जैसे आपका जो भविष्य होगा उसकी तैयारी आप आज से कर रहे हैं, आज से पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट ने भी बाहरी देशों के ऊपर डिपेंडेंस अपनी घटाने के लिए इंडिया में खुद का यहाँ का नेशनल मिशन फॉर पाम ऑयल लॉन्च किया था, जिसमें हम इंडोनेशिया और मलेशिया में जिस तरह की जलवायु है उससे जो सिमिलर आपके भारत के कुछ क्षेत्रों में जो जलवायु देखने के लिए मिलती है, जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट के देश हो गए, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो आपके राज्य हो गए, असम हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और आपका जो अंडमान निकोबार आइलैंड वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ पे हमने पाम ऑयल के कल्टीवेशन को प्रमोट किया है, जिससे हम लोकली क्या कर सकें, उसका प्रोडक्शन कर सकें और हमें इन देशों के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। तो इस वजह से ये टॉपिक आपका भी न्यूज़ में है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्लोबल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर ऑफ पाम ऑयल। ये बिल्कुल सही है। भारत पाम ऑयल का विश्व का सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता है। दूसरा देखिए, भारत में पाम ऑयल के प्रमुख उत्पादक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल हैं, जो मिलकर लगभग 98% उत्पादन करते हैं। मतलब पाम ऑयल का जो मिशन है वो तो हमने लॉन्च किया है उत्तर पूर्वी राज्यों में और अंडमान निकोबार में, लेकिन मिशन नहीं भी लॉन्च किया था तो जो थोड़ी मोड़ी मात्रा में आपका प्रोडक्शन हो रहा था तो 98% आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। थर्ड देखिए, भारत में पाम ऑयल का उपयोग मुख्य रूप से खाद्य प्रयोजनों की बजाय बायोडीजल उत्पादन में किया जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो पाम ऑयल है उसका उपयोग हम इसमें करते हैं, एडिबल पर्पस के लिए करते हैं, बायोडीजल वगैरह में इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए, आपको यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट पता था, आपको बाकी के स्टेटमेंट नहीं पता है कि ये सही है कि गलत है। तो सबसे पहले आप थर्ड को एलिमिनेट करिए। अगर थर्ड गलत है तो आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो पहले ही हट गया। अब आप 50-50 में तो एटलीस्ट आ गए ना, कि इसमें आपका और दो ऑप्शन जो आपके बच रहे हैं उसमें भी आपका
एक ऑप्शन कॉमन है, मतलब टू ओनली कॉमन है, मतलब सेकंड तो आपका सही ही होगा। अब आपको गेस वर्क किस में लेना है, केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो जब भी आप कभी इस तरह के 50-50 क्वेश्चन में फंसे तो आप हमेशा क्या करिए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के ऊपर जाएंगे कि नहीं मुझे जिस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल श्योर शॉर्ट पता है मैं उसी को अटेम्प्ट करूंगा, तो फिर आप देखेंगे कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और आपके जो ओवरऑल मार्क्स निकल के आते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको ऐसे एग्जाम में थोड़ा देखिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि विश्व के लगभग 90% ऑयल, मतलब पाम ऑयल के जो वृक्ष हैं वो कहाँ हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। और ये जो मलेशिया और इंडोनेशिया में ये वृक्ष पाए भी जा रहे हैं तो इनको ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब ये लोकल यहाँ के नहीं है। ये जो नेटिव है आपका पाम ट्री वो कहाँ का है, वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका, या आप अफ्रीका मान सकते हैं, अफ्रीका का है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था कहाँ, आपके मलेशिया और इंडोनेशिया में। चलिए आप देख लीजिए जो नेशनल मिशन ऑन पाम ऑयल लॉन्च हुआ था उसके बारे में। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2021-2022 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। दूसरा, द मिशन गिव्स स्पेशल फोकस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, आप पहले लिखा है इट वॉज लॉन्च इन 2021-22 एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मनरेगा की, अभी मनरेगा भी आपके न्यूज़ में था, अगले वीक में जो हम क्वेश्चंस लेंगे उसमें हम मनरेगा के बारे में बात करेंगे। तो मनरेगा में अभी आपका रिसेंट जो रिवाइज्ड शेयर आया वो कितना आया है, 60-40 का, मतलब 60% जो होगा वो सेंट्रल कंट्रीब्यूट करेगा और 40% आपके स्टेट्स कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये क्या हो गई, आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई। वहीं अगर हम हिमालयी राज्यों की बात करें आपका, या केंद्र आपके जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनकी हम बात करें, तो यही जो 40 है आपका, मतलब मान लीजिए 60-40 है, तो वही आपका हिमालयी राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए क्या हो जाएगा, 90:10 हो जाएगा। 90% सेंट्रल करेगा, 10% स्टेट्स करेंगे। और वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो ये आपका 100% वहाँ पे सेंट्रल का इन्वेस्टमेंट रहता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेकेंड आपकी होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, जिसमें 100% जो आपकी कंप्लीट फंडिंग है वो कहाँ से आती है, सेंटर से आती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि इसे 2021-22 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। दूसरा मिशन देखिए, अभी मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मैंने आपको जितना भी अभी तक में बताया है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। अब देखिए ये हमारा दिमाग किस तरह से, मतलब एग्जामिनर हमको ट्रैप करता है। जब भी इस तरह के दो स्टेटमेंट या दो पार्ट में आपका कोई क्वेश्चन है तो जनरली आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, जो पहला भाग होगा वो सही रहेगा और हम उसी फ्लो में आगे बढ़ते रहते हैं और हमको ऐसा लगता है कि सेकंड भाग भी सही होगा और हम उसको राइट कर देते हैं। लेकिन आप जनरली देखेंगे ऐसा होता है कि पहला भाग आपका सही रहता है और आखिरी वाला पार्ट जो है उसमें कहीं छोटी सी मिस्टेक एक डाल दी जाती है और हम उसको एंड में सही कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो जब भी ऐसे आपको कोई बड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिखे तो उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ठीक। इसमें मैंने आपको बताया था कि इस मिशन में उत्तर पूर्व भारत और लक्षद्वीप पर विशेष ध्यान दिया गया है। उत्तर पूर्व भारत तो आपका सही है, लेकिन यहाँ पे लक्षद्वीप की जगह क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। जिन बच्चों को उत्तर पूर्व भारत में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो मैं उनको बताना चाहती हूँ उत्तर पूर्व भारत में क्या आता है आपका। जैसे अगर हम बात करें इंडिया में भी कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक। उसमें से हमारे जो 8 हैं वो क्या है, उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो क्या है आपका, सिक्किम है। जैसे 7 आपकी सिस्टर्स हैं, उनका एक ब्रदर है कौन, सिक्किम। फिर अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ क्या है आपका, अरुणाचल प्रदेश। फिर अगर आप बात करें यहाँ पे आपका क्या है, नागालैंड। फिर आपका मणिपुर। फिर यहाँ पे आप आ जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, मिजोरम। इधर आपका त्रिपुरा। यहाँ पे अगर आप बात करें तो आपका क्या है, मेघालय। और यहाँ पे बात करेंगे तो आपका असम। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 जो हैं वो क्या हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं। और अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की बात करें तो मान लीजिए ये आपका इंडिया का मेन लैंड है, तो यहाँ पे जो आपके आइलैंड है वो लक्षद्वीप है और यहाँ पे जो आपके आइलैंड है वो क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक। चलिए, तो ये जो आपका मिशन है ये कहाँ फोकस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1,
चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following states celebrate their foundation day on 1 May? 1 मई को कौन कौन से राज्य हैं जो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? देखिए, अगर पॉलिटी वगैरह पढ़ा है तो आपको पता होगा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बारे में। इसके बाद हमारे पास कितने स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज आई? तो हमारे यहाँ 14 स्टेट्स थे और हमारे पास 6 क्या थी? यूनियन टेरिटरीज थी या केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद जो पहला बाइफर्केशन होता है वो बॉम्बे स्टेट का होता है। किसमें? गुजरात और महाराष्ट्र में। तो आप देखेंगे कि 1 मई 1960 को जो इस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो हमारे पहले स्टेट्स बनते हैं वो कौन है? आपके गुजरात और महाराष्ट्र। तो 1 मई को किसका किसका फाउंडेशन डे है? गुजरात और महाराष्ट्र का। अब हम 1 मई से लेके 9 मई तक के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, तो इस बीच में किसी भी स्टेट का आपका फाउंडेशन डे आ रहा है या उनका क्या सीक्वेंस है, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हुए चलेंगे। बाकी आप पूरा स्टेट का फॉर्मेशन, एक एक सीक्वेंस, वो आप पॉलिटी वगैरह में तो पढ़ते हैं, लेकिन हम वहाँ पे थोड़ा लिमिटेशन है, हम यहाँ पे वो चीज़ पूरी तरीके से कवर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितना भी हो सकता है मैं बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, द मातृभूमि अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस हैज बीन कन्फर्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल एक्टिविटिस्ट? कौन सी सोशल एक्टिविटिस्ट को ये मातृभूमि सामाजिक न्याय पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए इसका आंसर है आपका सुनीता कृष्णन, जिन्हें जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो आपके सर्वाइवर्स हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत वर्क किया है और इनको ये पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है। इसमें जो आपकी कैश प्राइज है वो कितना है? 5 लाख रुपए का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है वो इजी टू मतलब हायर साइड में रखा गया है कि अगर इजी क्वेश्चन आ जाए वो भी आपसे बन जाए, मॉडरेट है वो भी बन जाए, और अगर कुछ अगर टफ लेवल के है वो भी आपसे स्किप नहीं हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द रिसेंट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब अभी तक में आप देख रहे होंगे जनरली क्वेश्चन कैसा पूछते हैं कि जो रिसेंट आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें भारत की रैंक क्या है, और आप वही रैंकिंग वगैरह पढ़ के जाते थे तो रैंक से रिलेटेड तो यहाँ पे भी आपका कवरेज हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी अगर वो क्वेश्चन एग्जामिनर अगर उसके बियॉन्ड जाता है तो आपको पता होना चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जा रही है। पहला देखिए, यह सूचकांक प्रतिवर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए, नवीनतम सूचकांक में भारत 180 देशों में से 157 रैंक पर है, ये भी आपका सही है। लास्ट ईयर इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 151 थी। अब हो सकता है आपको ये नंबर नहीं पूछ के आपसे ट्रेंड पूछ दे कि लास्ट ईयर की कंपैरेटिवली इंडिया की रैंक डिक्रीज हुई है कि इंक्रीज हुई है। लास्ट ईयर 151 था, इस साल 157 है, मतलब रैंक क्या हुई है? रैंक में गिरावट आई है। इसी वजह से इंडिया क्या करता है, इन सारे जो आपके सूचकांक वगैरह हैं उनको अपोज करता है कि ये इंडिया के लिए मतलब एक पार्टीसन बिहेवियर शो करते हैं, है ना। मतलब कई ऐसे देश हैं जहाँ पे प्रेस फ्रीडम बिल्कुल ही कम है, लेकिन उनकी जो रैंकिंग है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है। तो हम जनरली इन रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, पर फिर भी ये न्यूज़ वगैरह में रहती हैं तो एग्जाम में आ जाती है। ठीक, अब देखिए, नवीनतम सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2025 में इंडिया की रैंक कितनी थी? 151। चलिए, बर्ड फ्लू इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। ये बर्ड फ्लू आपका न्यूज़ में रहता ही है, तो बस आप इतना वन लाइनर्स में ध्यान रखिएगा। ऐसे आप साइंस वगैरह में ये सब चीज़ें पढ़ते हैं कि कौन सी स्ट्रेन के कारण होता है, तो H5N1। ठीक, H5N1 आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बर्ड फ्लू है ये किस से रिलेटेड आपकी, मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे रिलेटेड ये आपकी बीमारी फैलती है। आप पीएससी में देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि ये फंगस से होने वाली डिसीज है या प्रोटोजोआ से, मतलब आप इस साल का भी पेपर देखें या पिछले साल का भी देखें, दोनों में एक एक क्वेश्चन आपके ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से था कि ये पर्टिकुलर जो डिसीज है ये आपकी कवक से होती है कि प्रोटोजोआ से होती है कि
फंगस से होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए इतना भी पूछ दे कि बर्ड फ्लू किससे आपकी ओरिजिनेटेड डिसीज है, तो किससे है, वायरस से, और कौन सा वायरस है, H5N1। फिर देखिए, INS महेंद्रगिरी एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ द इंडियन नेवी। INS महेंद्रगिरी इंडिया का एक रिसेंट शिपयार्ड है जो कि क्या हुआ है, कमीशनड हुआ है। जैसे आप बात करें, लोग कमीशनड होते हैं मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, फिर वो रिटायर होते हैं, उसी तरह से जो शिपयार्ड्स वगैरह हैं उनकी भी कमीशनिंग होती है और वो भी रिटायर होते हैं। तो रिसेंट में आप देखें, आपका प्रोजेक्ट 17A लॉन्च किया गया है, और उस प्रोजेक्ट 17A के तहत कुछ आपके शिपयार्ड्स की क्या हुई है, अभी कमीशनिंग हुई है। INS महेंद्रगिरी आपका रिसेंटली कमीशनड हुआ है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। अब ये महेंद्रगिरी नाम कहाँ से पड़ा है, आप देखेंगे कि उड़ीसा की सेकंड हाईएस्ट पीक है जिसके नाम पर ये आपके शिपयार्ड बने हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब इसमें महेंद्रगिरी के अलावा भी और कई सारे आपके शिपयार्ड्स हैं, और फिर जो आपका फर्स्ट शिपयार्ड होता है उसी के नाम पे उसकी क्लास पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए आपने ये कुछ सबमरीन्स आपकी लॉन्च हो रही थी कुछ टाइम पहले, INS कलवरी, वाघाशीर, ये सब। तो इसमें से जो आपकी पहली सबमरीन थी वो INS कलवरी थी। तो ये पूरे प्रोजेक्ट में जो उसकी क्लास डिफाइन हो गई वो क्या हो गई, एक तो आपके प्रोजेक्ट का नाम हो गया प्रोजेक्ट 75, उसके अंतर्गत आपकी 6 सबमरीन्स मान लीजिए कमीशनड हुई, उसमें से जो पहली सबमरीन है उसका नाम है INS कलवरी। तो जितनी भी 6 सबमरीन्स हैं उनकी क्लास डिफाइन हो जाएगी कि ये क्या है, कलवरी क्लास की सबमरीन है। जो पहली आपकी सबमरीन है उसके नाम पे आगे की सबमरीन्स की क्लास डिफाइन होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, है ना, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज प्रगति है ये आपकी इनॉग्रल एक्सरसाइज है। कुछ तो आपकी पुरानी एक्सरसाइजेज हो गई हैं, जैसे एक्सरसाइज आपकी सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, नोमैडिक एलिफेंट आपकी इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। लेकिन जो आपकी एक्सरसाइज प्रगति है ये इसी साल लॉन्च की गई है, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला स्टेटमेंट देखिए, यह भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, बिल्कुल सही। दूसरा देखिए, इट इज़ बीइंग कंडक्टेड एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन उमरोई मेघालय। मतलब ये जो पहला इनॉग्रल एडिशन है ये कहाँ पे हुआ, INS प्रगति का, आपके मेघालय में हुआ है, ठीक। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। यह इस अभ्यास का पहला संस्करण है, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चौथा देखिए, यह केवल बिम्स्टेक सदस्य देशों तक सीमित है। अब शायद ये आपको नहीं पता होगा, कितने लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि बिम्स्टेक में कितने नेशंस हैं। देखिए, कितने नेशंस हैं याद करने की एक ट्रिक है, जितने लेटर्स हैं उतने ही आपके नेशंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7। बिम्स्टेक में कितने कंट्रीज हैं, आपकी 7 कंट्रीज हैं, ठीक। अब देखिए कौन कौन सी हैं, याद करने का भी तरीका आसान है। B से बांग्लादेश, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड, और E और C ये जो 2 दिख रहे हैं इससे आपको क्या ध्यान रखना है, नेपाल और भूटान। अगर मैं बिम्स्टेक की फुल फॉर्म की बात करूं तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कभी कभी ये सब भी आपको लिखने के लिए आता है मेंस में, तो ये तो आपकी खैर रिवीजन सीरीज है, भले एमसीक्यू पे बेस्ड है पर इसका फोकस प्रीलिम्स मेंस दोनों से एसोसिएटेड है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इसमें आपके कितने देश हैं, 7 देश हैं, और ये नाम से मैंने आपको बता दिया। ई और सी से ध्यान रखना है किसका, नेपाल और भूटान का। अब ये बे ऑफ बंगाल की जो बॉर्डरिंग आपकी कंट्रीज हैं उनसे मतलब उनसे मिलके बनाया गया है, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो नेपाल और भूटान है ये तो बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर नहीं लगाते, लेकिन बताइए इनको क्यों इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि नेपाल और भूटान आपके क्या हैं, लैंड लॉक्ड आपके देश हैं। अब लैंड लॉक्ड हैं तो इनको भी अपने आयात निर्यात के लिए किसी ना किसी समुद्री रास्ते की जरूरत है, तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर। इस वजह से ये भी इस ग्रुपिंग का क्या है, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। शुरू में ये नहीं थे, शुरू में सिर्फ ये 4 देश थे, फिर धीरे धीरे आपका थाईलैंड जुड़ा, फिर आपका नेपाल और भूटान भी इसके सदस्य
बनते गए। जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी जो भी टसल वाले रिलेशन शुरू हैं, खैर शुरू से ही थे, लेकिन आपकी सार्क ग्रुपिंग को आप देखेंगे कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है, बल्कि सार्क की जगह वो किस पे फोकस कर रही है अभी, बिम्स्टेक के ऊपर। ठीक है, इस वजह से इसकी मीटिंग वगैरह होती रहती है और ये न्यूज़ में रहता है। तो जो चौथा स्टेटमेंट है वो क्या है कि ये बिम्स्टेक सदस्य तक सीमित है, तो ये गलत है। इसमें बिम्स्टेक के सदस्य तो है ही, उसके अलावा भी और कुछ कंट्रीज है, वो हम आगे देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। लेकिन देखिए एक्सरसाइज प्रगति तो आपको कवर हुई ही यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ आपको बिम्स्टेक का भी एक क्या हो गया, रिवीजन हो गया। ठीक, अच्छा चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए कि बिम्स्टेक का फॉर्मेशन कब हुआ था और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पार्टिसिपेशन इज नॉट लिमिटेड टू बिम्स्टेक कंट्रीज, द एक्सरसाइज इंक्लूड्स 11 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज नेमली लाओस, लाओस किस में आता है, आपके साउथ ईस्ट एशिया में आता है। जो आपकी आसियान ग्रुपिंग है उसमें आपका क्या है, लाओस भी एक है, म्यांमार भी आपका आसियान में भी आता है, बिम्स्टेक का भी पार्ट है। सीशेल्स की बात करें तो सीशेल्स आपका कहाँ पे है बताइए, जो बच्चे मुझसे पहले कभी वर्ल्ड मैपिंग वगैरह पढ़े हैं, अगर वो देख रहे हैं तो वो बताइए सीशेल्स कहाँ पढ़ा था हमने। अगर आप ऐसे बात करें, ये आपका क्या है, अफ्रीका है, तो यहाँ पे आपका एक देश है कौन सा, सीशेल्स। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ से मतलब टूरिज्म वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंडियंस सीशेल्स वगैरह में जाते हैं। ठीक, तो सीशेल्स हो गया आपका। फिर आपका श्रीलंका हो गया, श्रीलंका आपका साउथ एशिया में भी आता है और आपका बिम्स्टेक का भी पार्ट है। फिलीपींस भी आपका आसियान में आता है लेकिन बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है। नेपाल भी आपका बिम्स्टेक का पार्ट है। मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए इंडिया है और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, उसी से थोड़ा सा दूरी में आप जाएंगे तो आपका क्या है, मालदीव्स है। मलेशिया की बात करें तो ये भी आपके साउथ ईस्ट एशिया में आता है, आसियान का पार्ट है। वियतनाम, कंबोडिया भी आपके क्या है, आसियान का पार्ट है और साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत आते हैं। और आपका लास्ट में भूटान, जो हमने देख लिया था साउथ एशिया में भी आता है और किसका पार्ट है ये, आपके बिम्स्टेक का। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा नाम ले रही हूँ, ये साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, आसियान, तो जिन बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी दे देती हूँ आपको। बिम्स्टेक तो क्लियर हो गया, अब आप एक बार साउथ एशिया समझ लीजिए। हम साउथ एशिया किसको कहते हैं, अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो उसमें आपके क्या है, 8 देश हैं। कौन कौन से, जैसे हम ये ऐसे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या लगता है, पाकिस्तान, यहाँ पे आपका अफगानिस्तान, ये आपका इंडिया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, ये आपके 4 हो गए। यहाँ पे आपका हो जाएगा नेपाल, यहाँ पे हो जाएगा भूटान, यहाँ पे आपका मालदीव्स और यहाँ पे आपका श्रीलंका। इन 8 को मिला के क्या बनता है, हमारा साउथ एशिया बनता है। अब अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, यहाँ हम बात करें आसियान की भी, दोनों में कितने देश हैं, 11 देश हैं। पहले ये नंबर आपका 10 था लेकिन तिमोर लास्ते आसियान का रिसेंट मेंबर बना है, तो बिल्कुल इस चीज़ को अपडेट कर लीजिएगा कि आसियान में आप कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, 11 मेंबर कंट्रीज़ हैं। अब इसमें आपके कौन कौन से देश आते हैं देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका इंडिया है और ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, तो नॉर्थ ईस्ट से लगते हुए यहाँ पे आपके 5 देश हैं। कौन कौन से, आपका म्यांमार, म्यांमार के अलावा यहाँ पे आपका वियतनाम, यहाँ पे आपका लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड। ये कितने हो गए, 5 हो गए। फिर और अगर आप इधर आएँ तो यहाँ पे आपका फिलीपींस है, यहाँ पे आपका ब्रुनेई है, यहाँ पे आपका इंडोनेशिया है, यहाँ पे आपका मलेशिया है, यहाँ सिंगापुर है, यहाँ पे आपका तिमोर लास्ते। ठीक, इस तरह से आप देखेंगे तो 11 कंट्रीज है जो कि किसका पार्ट है, आसियान का। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैम बार बार साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, आसियान, बिम्स्टेक कह रही हैं। थोड़ा क्लैरिटी हुई, 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, विथ रेफरेंस टू द ई प्राप्ति पोर्टल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, मैं पहले जो वीडियोस वगैरह मेरे आते थे उसमें बच्चे बहुत कमेंट करते थे कि मैम आपका इंग्लिश बोलना बहुत ओवर हो रहा है। मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ यार कि हिंदी वाला ही पढूं, पर बाय डिफ़ॉल्ट मैं फ्लो में रहती हूँ तो फिर मुझे भूल जाता है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना वहाँ पे। मैं ऐसे ध्यान रखूँगी कि हिंदी में भी बोलूँ इस चीज़ को।
चलिए, तो मतलब जो भी आपके इश्यूज़ हैं आप उसमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ना, मैं मतलब वो कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ और फिर जो भी आपके सुझाव होंगे उसको मैं अगले वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करूँगी, ठीक है। कुछ भी मत सोचिएगा कि मैम क्या सोचेंगी, मतलब आप जो भी आपको लग रहा है कि नहीं पेन का कलर चेंज कर दीजिए, स्लाइड का कलर चेंज कर दीजिए, आप लिख सकते हैं। हम ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए ही है, तो हम उस हिसाब से कंटेंट को क्या करेंगे, आपके आगे के लिए इम्प्रूव करेंगे, ठीक। चलिए, तो ई प्राप्ति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये जो देखिए पोर्टल्स वगैरह हैं, ये आपको जनरली न्यूज़पेपर में आप ऐसे पढ़ते होंगे तो नहीं दिखता होगा, पर एग्जाम में फिर क्वेश्चन आ जाता है तो लगता है ये कहाँ से आया था। ये कुछ साल से ट्रेंड देखा जा रहा है, पोर्टल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो देखिए यह पोर्टल ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू किया गया था, और ये जो पोर्टल है आपका ई प्राप्ति पोर्टल, ये ईपीएफओ ने ही लॉन्च किया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। और ये किसके लिए है, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ आपका पीएफ अकाउंट खुला है, ठीक है, जनरल प्रोविडेंट फंड का जो अकाउंट होता है, फिर आप दूसरी कंपनी में स्विच कर गए, अब वो आपका पीएफ अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हुआ कि नहीं, उसमें कितने पैसे थे, जो भी आपका ड्यू अमाउंट था, ये सब चीज़ों की आपको मतलब एक पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाए, उसके लिए आपका पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे बहुत ज़्यादा चांस है कि प्राप्ति के बारे में पूछ दे कि ये पोर्टल किस विभाग से एसोसिएटेड है, तो ईपीएफओ ने उसको लॉन्च किया है। आप ईपीएफओ का मतलब ई प्राप्ति का पूर्ण रूप देख लीजिए, तो ईपीएफ आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इनऑपरेटिव अकाउंट्स, ठीक। तो इसमें हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अल निनो एंड ला निना। अब ये जो आपका है तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन, लेकिन करंट में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस साल बहुत ज़्यादा वो है कि इस साल का जो ईयर है वो सुपर अल निनो का ईयर है। सुपर अल निनो या अल निनो जब भी आता है तो आप देखेंगे इंडिया में रेनफॉल कम होती है। अब अभी आपको जो ये रेनफॉल वगैरह इतनी दिख रही है, ये अल निनो या मानसून वाली रेनफॉल नहीं है ना, ये आपकी प्री मानसूनल रेनफॉल है। ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं प्री मानसून रेनफॉल के बारे में, मैंगो शावर, कॉफ़ी शावर, ये सब, चेरी ब्लॉसम, तरह तरह के। लेकिन आपका जो मानसून है वो तो 1 जून को ही अंडमान निकोबार में स्ट्राइक करता है, 10 जून तक में मुंबई तक में आता है, और फिर आप देखेंगे कि रायपुर तक पहुंचते पहुंचते 18, 20, 25 जून हो जाते हैं, है ना। तो अभी ये मानसून वाला नहीं है। आप सोचेंगे कि अल निनो आया है तो फिर इतनी बारिश क्यों हो रही है, ठीक, तो वैसा नहीं है। अब देखिए इसके बारे में जो भी आगे क्वेश्चन पढ़ने हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अल निनो के बारे में बेसिक्स बता देती हूँ, फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में शायद ज़्यादा मजा आएगा। चलिए, तो अल निनो की अगर हम बात करें तो क्या है ये, मतलब देखिए जो ज्योग्राफी में जो आपका क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक है, ये इतना मतलब इसके बारे में जो आपके टॉप क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं ना, उनको भी 2% ज्ञान है। तो अगर हम अल निनो की बात करें तो ये पूरी तरीके से क्या है, अभी तक किसी को नहीं, मतलब किसी ने इसका एक प्रॉपर आंसर नहीं दिया है कि हाँ अल निनो क्यों आता है। बस ये एक फिनोमेना है जो रजिस्टर किया जा रहा है कि हाँ ये हर 3 से 5 साल में नोटिस होता है। तो जो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी में चीज़ें आ रही हैं, बस हमको उतनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम अगर देखें, ये हमारा क्या है, इंडिया, ठीक, ये हमारा क्या है यहाँ पे, इंडिया। ये हमारा कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर है। फिर आप इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये इस तरह से आपका ये नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये इस तरह से आपका साउथ अमेरिका। अब अगर आप जनरली बात करें तो यहाँ साउथ अमेरिका के पास एक करंट फ्लो होता है, ठीक है, जो कि एक तरह का कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट कहने का मतलब है ठंडे जल की धारा। जब मैं करंट कह रही हूँ मतलब एक समुद्र इमेजिन करिए, समुद्र में एक नदी बह रही है, और वो जो नदी बह रही है, जो करंट का वाटर का जो फ्लो है वो कैसा है, अगर ठंडा है तो उसको हम ठंडे जल की धारा बोल रहे हैं, कोल्ड करंट बोल रहे हैं, और अगर वो गर्म है तो उसको हम वार्म करंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे साउथ अमेरिका की कोस्ट में हमेशा एक क्या होता है, एक कोल्ड करंट फ्लो होता है जिसका नाम है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ने इसके बारे में बताया था, इस वजह से इसका नाम हम्बोल्ट है। और यहाँ पे एक कंट्री है पेरू, तो इसको कभी कभी पेरूवियन करंट भी कहते हैं। अब हर 3 से 5 साल में देखा जाता है कि ये जो आपका कोल्ड करंट है ये किससे रिप्लेस हो जाता है, एक वार्म करंट से, और वो उस वार्म करंट का नाम क्या है, अल निनो,
ठीक है। अब थोड़ा भी अगर आपको ज्योग्राफी के बेसिक्स का नॉलेज होगा, या जो भी बच्चे मुझसे पहले पढ़े हैं उन्हें तो आता ही होगा, तो उन्हें पता है कि मान लीजिए जब यहाँ पे क्या है आपका कोल्ड करंट जब यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे किस तरह की आपकी जो ऊपर में प्रेशर कंडीशंस होंगी, जहाँ पे भी कोल्ड करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पे कैसी प्रेशर कंडीशन बनेगी, तो आपकी हाई प्रेशर। और जहाँ पे आपका वार्म करंट है वहाँ पे प्रेशर कंडीशन कैसी बनेगी, आपकी लो प्रेशर कंडीशन। और अगर मुझे किसी एरिया में रेनफॉल करवानी है तो मुझे यहाँ से मतलब अगर मैं जहाँ पे खड़ी हूँ यहाँ पे मुझे रेनफॉल करानी है, तो यहाँ पे मुझे लो प्रेशर कंडीशन चाहिए। लो प्रेशर कंडीशन क्यों चाहिए? जब लो प्रेशर कंडीशन बनेगी तभी क्या होगा, जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र है वहाँ से हवाएं कहाँ आएंगी, लो प्रेशर के एरिया की तरफ आएंगी। और वो हवाएं भी कैसी होनी चाहिए, मॉइस्चर लेडन होनी चाहिए, तभी फिर रेनफॉल होगा। तो देखिए 3 से 5 साल में यही जो आपका हम्बोल्ट कोल्ड करंट है, ठंडा जल की धारा है, ये रिप्लेस हो जाती है किससे, अल नीनो से, जो कि क्या है आपका वार्म करंट है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, इंडिया है। अब आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ ना, जब अपन क्लास में पढ़ते हैं तो अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अल नीनो का नाम सुन के ये माइक भी गिर रहा है, सॉरी पेन भी। यहाँ पे जब देखिए नॉर्मल कंडीशन में आपकी क्या है, नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे आपकी हाई प्रेशर कंडीशन है। और इंडिया में मान लीजिए मुझे रेनफॉल कराना है, यहाँ अफ्रीका के पास भी एक हाई प्रेशर कंडीशन डेवलप होती है। तो और इंडिया में कैसा है, समर के बाद आपका क्या आता है, मानसून आता है। तो समर के बाद मानसून आ रहा है, मतलब गर्मी में बिल्कुल तपन हो जाएगी धरती में, और फिर यहाँ पे आपकी गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी और निम्न दाब का क्षेत्र बनाएंगी। तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से जो आपकी मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं ये यहाँ के रेनफॉल करवाएंगी, और यहाँ पे भी क्या है आपका हाई प्रेशर ही है कोल्ड करंट की वजह से। नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जब अल नीनो का साल आएगा तब क्या होगा, ये जो यहाँ पे आपका कोस्ट है यहाँ पे प्रेशर कंडीशन कैसी हो गई, लो प्रेशर कंडीशन। तो ये जो हाई प्रेशर से हवाएं अट्रैक्ट हो रही थी किधर, इंडिया में, और यहाँ रेनफॉल करवा रही थी, वो अब कहाँ थोड़ी बहुत शिफ्ट होने लगेंगी, इस तरफ भी। अब ग्लोब में जो पूरा हवाओं का सिस्टम है, विंड का जो पूरा सिस्टम है, वो तो इंटरकनेक्टेड है ना, वो तो कोई पॉलिटिकल बाउंड्री देके फ्लो नहीं करता है। तो जहाँ पे भी उसको लो प्रेशर कंडीशन मिल रही है, वो वहाँ आपका जो हवाएं हैं वो मूव कर रही हैं। तो बताइए अभी जब नॉर्मल कंडीशन थी तो यहाँ मान लीजिए आपका मॉइस्चर जो भी था इस तरफ जा रहा था। अब यहाँ पे भी अगर लो प्रेशर कंडीशन बन गई तो जो मॉइस्चर यहाँ जाना चाहिए था वो थोड़ा बहुत तो इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, और जब इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इंडिया में रेनफॉल कैसा होगा, कम होगा। मैं शॉर्ट में बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, मतलब एक चीज़ की क्लैरिटी तो हो गई ना कि अगर अल नीनो का ईयर आएगा तो इंडिया में रेनफॉल कम होगा। और क्यों कम होगा, ये जो मॉइस्चर लेडन विंड्स यहाँ जानी चाहिए थी यहाँ से ना जाके थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूट इस तरफ भी हो जाएंगी। और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका ला नीना। ला नीना के समय में आप देखेंगे कि ये जो आपका नॉर्मल कोल्ड करंट है ये एक्सेसिव कोल्ड हो जाएगा, और एक्सेसिव कोल्ड हो जाएगा तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ पे आपके जितने रेनफॉल होता है उससे ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल होगा। ठीक, तो इतने नॉलेज के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला देखिए, अल नीनो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के मध्य एवं पूर्वी भाग में समुद्री सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि को दर्शाता है। और हाँ बिल्कुल सही है, मध्य एवं पूर्वी भाग, ये मध्य भाग है और ये इसका पूर्वी भाग है, यहीं पे ये वाला चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तापमान में असामान्य वृद्धि को दर्शाता है जो सामान्यतः भारतीय मानसून को कमजोर करता है। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। दूसरा, ला नीना उसी क्षेत्र में सामान्य से कम समुद्री सतह तापमान से संबंधित है और यह भारत में सामान्य से अधिक मानसून वर्षा से जुड़ा होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। थर्ड देखिए, अल नीनो वर्षों में भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होती है, ये आपका गलत है ना। अल नीनो का जब साल आएगा तो सामान्य से कम वर्षा होगी। ठीक, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। देखिए अब फोर्थ तक हम नहीं आए हैं, थर्ड स्टेटमेंट ही मान लीजिए आपको पता है कि ये गलत है, तो देखिए इसमें आप आंसर लेके आ सकते हैं क्या, थर्ड गलत है तो COD आपका कट जाएगा। अब 1, 2 एंड 4, 1, 2 आपको पता है कि सही है, 4 बस हमको देखना है। 4 क्या है, ला नीना की स्थिति में भारत में बाढ़ के जोखिम को बढ़ा सकती है। मतलब जब ला नीना आएगा तो एक्सेसिव रेनफॉल होता है और एक्सेसिव रेनफॉल होगा तो बाढ़ की तो मतलब जोखिम बढ़ेगा ही। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
14 क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओपेक। ठीक है, ओपेक के बारे में आपको पेपर 7 पार्ट 2 में भी शॉर्ट नोट्स पे लिखने के लिए आ सकता है। अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, और अभी फिलहाल जो आपके वेस्ट एशिया में जो भी ऑयल से रिलेटेड जो डिप्लोमेसी चल रही है उसके लिए भी न्यूज़ में है। फिर आप रिसेंट में देखेंगे ओपेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर यूएई, वो ओपेक को उसने छोड़ दिया है, इस वजह से ओपेक आपका न्यूज़ में है। ठीक है, तो ओपेक को अच्छे से कवर करना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुई थी। ये बिल्कुल सही है। इसके संस्थापक सदस्य ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला थे। अब मान लीजिए इसमें लिख दे कि इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उसमें यूएई भी था, तो यूएई क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन कौन था फाउंडिंग मेंबर? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ये चारों तो क्या है? वेस्ट एशिया के ही पार्ट हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया। लेकिन ये जो वेनेजुएला है ये किसका पार्ट है? आपके साउथ अमेरिका का। आप वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला में वर्ल्ड के सबसे बड़े जो आपके ऑयल के रिजर्व्स हैं वो वेनेजुएला में हैं, लेकिन वो वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा मतलब डीपली वो स्टोर्ड हैं, तो इस वजह से वो इकोनॉमिकली इतना फिजिबल नहीं है निकालने के लिए, है ना। आप अगर देखेंगे अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प का जो मतलब एक्ट था जिसमें उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करके अपने यहाँ अभी तक रखा हुआ है, वो सब ऑयल डिप्लोमेसी का ही पार्ट है। अमेरिका चाहता है कि उसको एक बहुत बड़ा ऑयल का रिजर्व मिल जाए और वहाँ से जाके वो मतलब ऑयल वगैरह का एक्सट्रैक्शन करना शुरू कर दे। वेनेजुएला तो इतना अमीर देश नहीं है कि वो मतलब इतने डीप रिजर्व से ऑयल को निकाल पाए, इस वजह से उसका वो इकोनॉमिकली जो उसको फ़ायदा उठाना चाहिए था वो शायद उसने नहीं उठा पाया। लेकिन अमेरिका के पास तो अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो उसका यूज़ कर सकता है। इस वजह से आप देखेंगे कि पूरी एक सोची समझी साजिश है। उन्हें अमेरिका के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट से कोई ऐसा खास लेना देना नहीं है, उन्हें वहाँ का रिजर्व चाहिए था, इस वजह से ये आपका स्टेप लिया गया था। ठीक है, और स्टेप भी क्योंकि उन्हें पता था कि नहीं ये खाड़ी देश में जो भी आपका टेंशन का माहौल चल रहा है जिसमें यूएस ही आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फ्यूल डाल रहा है, इवन उसी को बोलेंगे कि वही उसका मतलब क्या है मेन जो ओरिजिनेटर है। तो उन्हें पता था कि अगर वेस्ट एशिया में ऑयल को रिलेटेड कोई टेंशन शुरू होगा तो फिर हम अपने यहाँ कैसे ऑयल की जो है मतलब फुलफिलमेंट करेंगे। इस वजह से उन्होंने वेनेजुएला में इस तरह का अटैक किया और फिर वहाँ पे अभी वो ऑयल के एक्सप्लोरेशन को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका संस्थापक सदस्य देख लिया आपने, आपको याद हो जाएगा 5 कंट्रीज़ हैं। ठीक, फिर देखिए ओपेक का सचिवालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया कहाँ का है? यूरोप में है आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका वियना में ही है। ये नहीं सोचना है कि ये तो वेस्ट एशिया का देश है फिर इसका हेडक्वार्टर वहाँ पे कैसे है। ठीक, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। विश्व के लगभग 80% कच्चे तेल के भंडार ओपेक सदस्य देशों में स्थित हैं, ये भी आपका सही है। वर्तमान में ओपेक के 12 सदस्य हैं, 12 नहीं है, 12 पहले थे, जब से आपका यूएई निकल गया तो कितने सदस्य हो गए? ये 11। छठवां, ओपेक वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट प्रदर्शित करता है, ये भी आपका सही है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 एंड 6। 1, 2, 3, 4 एंड 6 ऑप्शन ए। ठीक, एक आपका ओपेक प्लस भी है। ठीक है, यूएई एग्जिट करेंटली इट हैज 11 विथ यूएई's exit currently it has 11 countries with recent exits of Angola in 2024 and कतर इन 2019। अंगोला और कतर इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, अंगोला नहीं भी याद रखना हो तो कतर ध्यान रखिएगा। कतर नेचुरल गैस का बहुत एक इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर है और वो ओपेक का पार्ट नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओपेक प्लस। अब ये जो ओपेक प्लस ग्रुपिंग है, ये जो ग्रुपिंग है आपकी, इसका जो लीडर है वो आपका कौन है? रशिया है। ठीक है, और ओपेक प्लस में आपके ओपेक भी आता है और नॉन ओपेक कंट्रीज भी आती हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसके बारे में। इट इज ऑल्सो नोन एज द वियना ग्रुप एंड वॉज क्रिएटेड इन 2016। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, इसे वियना ग्रुप भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। इट इज़ अ कोलिजन ऑफ ओपेक एंड 10 नॉन ओपेक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये भी आपका सही है। मतलब ओपेक प्लस में आप देखेंगे तो ओपेक के भी मेंबर्स हैं। ठीक है, और 10 आपके नॉन ओपेक मेंबर्स हैं। थर्ड देखिए, गैर ओपेक सदस्यों में रूस, मैक्सिको, ओमान, नाइजीरिया और कजाकिस्तान शामिल है।
रूस है, इसमें मैक्सिको भी है, ओमान भी है, कजाकिस्तान भी है, लेकिन इसमें नाइजीरिया नहीं है। जब भी आपको इस तरह से अलग से बाइफरकेट करके मेंबर्स दे तो उसको ध्यान से पढ़िए, वहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं। एग्जामिनर को पता है कि आप शायद आपको सारी कंट्रीज़ के नाम नहीं याद हो, तो अगर उसको टफ क्वेश्चन बनाना है तो उसके नाम डाल देगा। तो नाइजीरिया का आपको पता होना चाहिए कि ये किसका मेंबर है, ओपेक का। ठीक, यह समूह विश्व के लगभग 40% कच्चे तेल उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। ये भी आपका सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। The 80th round of the household social consumption health survey is released by which of the following organization? बताइए, घरेलू सामाजिक उपभोग स्वास्थ्य सर्वेक्षण का 80वां दौर निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? इस तरह के जो भी आपके सर्वेज वगैरह होते हैं उसमें आप देखेंगे जनरली आपका आंसर जो होगा वो NSO होगा, है ना। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो स्कीम है आपकी कुछ समय से लॉन्च हुए, तो समय हो गया है, 2018 में लॉन्च हुई थी, लेकिन कुछ समय से ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आयुष्मान भारत, छत्तीसगढ़ ने भी आप देखेंगे कि लास्ट ईयर शायद प्री में इसके बारे में क्वेश्चन आया है कि जो स्टेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म किए उसमें छत्तीसगढ़ की रैंकिंग क्या है। तो जो कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ सेक्टर में अगर बदलाव आया है तो वो फिर न्यूज़ में रहती हैं। जैसे अगर आप डेवलप नेशंस की बात करें तो आप देखेंगे वहाँ का जो मेडिकल के फील्ड में अगर उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करेंगे तो वो बहुत कम रहता है। मतलब अगर आप जो विकसित देश हैं वहाँ अगर आप देखें तो उनका जो बहुत ज़्यादा मेडिकल का एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट ही वहन करती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। मतलब जिनके पास मतलब पैसे हैं वो तो चलिए बहुत अच्छे से इलाज करवा लेते हैं प्राइवेट में, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, लेकिन जिनके पास नहीं है उन्हें वही सरकारी हॉस्पिटल के जहाँ पे इतना ज़्यादा आपका पेशेंट का लोड है और डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आपका गरीब तबका है उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, लोगों का मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने के लिए मेडिकल के फील्ड में ये स्कीम लॉन्च हुई थी और मतलब इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं, है ना। इसमें आपका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसके लिए नहीं, जैसे मान लीजिए आपको बुखार है, आप चले जाएंगे तो फिर शायद आपको उसका रिएम्बर्समेंट नहीं मिले, लेकिन आपका सेकेंडरी या टर्शरी केयर है, ऑपरेशन हो रहा है या कोई भी मतलब छोटा मोटा ऑपरेशन है या फिर कोई बड़े लेवल की आपकी सर्जरी हो रही है, ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो उसका जो पूरा वहन है वो कौन बियर करता है, आपकी गवर्नमेंट वहन करती है। ठीक है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, आपको बस कार्ड बनवाना है और आपका जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उससे डेटा निकाला गया है और उसके बेसिस पे जो लोग एलिजिबल हैं उन्हें ये फैसिलिटी दी गई है। और जो APL कैटेगरी के लोग हैं उन्हें जैसे यहाँ पे 5 लाख तक का आपका मतलब सुविधा है इलाज की, वहाँ पे 50,000 की है, लेकिन 50,000 भी कम नहीं होता, अगर है तो फिर आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसे 2018 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट प्रोवाइड्स अ हेल्थ कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। 5 लाख पर फैमिली को मिलेगा और पर ईयर मिलेगा, है ना, मतलब पर फैमिली को मिल रहा है, पर फैमिली मेंबर नहीं मिल रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा अगर पूछ दे तो पहला भी आपका सही है और दूसरा भी आपका सही है। तीसरा देखिए, लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC के आधार पर की जाती है, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ये भी आपका सही है। फिर पांचवा देखिए, द फंडिंग पैटर्न इज 75-25 बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। जैसे मैंने आपको बताया था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में कि इसमें सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन कुछ होता है, कुछ स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन होता है, तो अलग अलग उस हिसाब से शेयर होता है। तो आप देखेंगे तो फंडिंग पैटर्न 75-25 नहीं है, ये आपका 60:40 का फंडिंग पैटर्न है। मतलब 60% फंडिंग कौन प्रोवाइड करेगा, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40% स्टेट्स। ठीक, मतलब जो आपके नॉर्मल स्टेट्स हैं उनके लिए। फिर जो आपके हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए बदल जाएगा, 90-10 हो जाएगा, और यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% हो जाएगा। तो आपका पांचवा बस गलत है, यहाँ से बस आप एक स्टेटमेंट एलिमिनेट कर पा रहे हैं, बाकी आपका 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
साइट्स स्टैंड फॉर, अब ये जो साइट्स आपका न्यूज़ में था वो उसके लिए था कि आपका जो अनंत अंबानी का प्रोजेक्ट है वनतारा करके, जो एक जू की तरह है, ओपन जू की तरह है, जहाँ पे मतलब वो वर्ल्ड के जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उसको वहाँ पे कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है। तो वही वो कुछ अफ्रीका से कुछ हिप्पोकैम्पस वगैरह को लाना चाहता है, इस वजह से ये साइट्स आपका न्यूज़ में था। और जनरली एनवायरनमेंट में कोई इस तरह के कोई टर्म है तो फिर उसके मतलब एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक, तो साइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये वाइल्ड लाइफ के मतलब ट्रेड को रोकने से रिलेटेड एक संस्था है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अच्छे से नहीं पता है तो फिर आप आगे वाले ऑप्शन भी मिलते जुलते हैं, लेकिन इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, साइट्स एक वैश्विक समझौता है जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त वनस्पतियों और जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द लेपचा ट्राइब इज प्राइमली एसोसिएटेड विद विच स्टेट। ये भी आपके क्वेश्चन ट्राइब से रिलेटेड आते हैं ना, और पहले आए भी हैं मैच द फॉलोइंग में कि ये पर्टिकुलर ट्राइब है जो कहाँ की रहवासी है। और वो जो क्वेश्चन आया था वो करंट अफेयर्स से ही उठ के आया था तो ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन, लेकिन आया कहाँ से था, करंट अफेयर्स से आया था, क्योंकि वो ट्राइब आपकी न्यूज़ में थी। अब ये जो लेपचा ट्राइब है आपकी, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, सिक्किम में, और जो आपका वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला पोर्शन है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये न्यूज़ में क्यों है, तो आप देखिए जो यूनेस्को है जिसकी आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो यूनेस्को ने सिक्किम की गवर्नमेंट के साथ एक समझौता किया है जिसमें वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं कि कैसे जो लेपचा ट्राइब है वो केन से, मतलब जो शुगर केन वगैरह होते हैं उससे सस्पेंशन ब्रिज बनाती है। मतलब मैंने यहाँ पे फोटो नहीं इंक्लूड की है, लेकिन आप गूगल में जाके देखेंगे तो बहुत सुंदर वो चीज़ दिखती है। और आप अगर कंचनजंगा नेशनल पार्क जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने मतलब ये वाली ब्रिज बहुत ज़्यादा बनाई है ब्यूटिफिकेशन के लिए, तो मतलब वो नेशनल पार्क का जो फुटफॉल है वो भी उसकी वजह से बहुत बड़ा है, तो इस वजह से ये आपकी न्यूज़ में थी। ठीक है, तो लेपचा ट्राइब का ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट की रहवासी है ये, तो सिक्किम की, और वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वही जो मैंने आपको बताया था उसी के बारे में लिखा हुआ है, और मतलब इसको रूसोम कहते हैं ना। ये जो आपकी टेक्निक है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडिजिनस इंजीनियरिंग टेक्निक कॉल्ड रूसोम, which are traditional cane suspension bridge built by Lepcha community of Sikkim found mainly in the Kanchenjunga National Park। ठीक है, चलिए, कैनाइन डिस्टेम्पर डिसीज इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर अभी आपने देखा होगा आपका जो कान्हा टाइगर रिजर्व है वहाँ पे कुछ कब्स की, कुछ टाइगर्स की डेथ हुई है, और वो किससे हुई है, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की वजह से। तो कैनाइन डिस्टेम्पर किससे एसोसिएटेड आपकी डिसीज है, वायरस से। मैंने आपको पहले भी बताया ये वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो कैनाइन डिस्टेम्पर डिसीज जो है रोग किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो वायरस या विषाणु के कारण होता है। ठीक, सॉरी मैं वो थोड़ा उसको चेंज करना भूल गई हूँ, वायरस को विषाणु बोलते हैं शायद, और बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं, लेकिन आप ऐसे भी समझ जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनबैक्स 2 2026 इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज। बताइए क्या होगा इसका आंसर। सिनबैक्स सी से समझ में आ रहा है, सी से कोई कंट्री का नाम होगा, आई से इंडिया, और बी से बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। तो सी से दो ही कंट्रीज दिख रही हैं, चाइना और कंबोडिया। ज़्यादा चांसेस किसका है, मान लीजिए नहीं पढ़े हैं तो क्या लगाएंगे, कंबोडिया, है ना। तो इंडिया और कंबोडिया के बीच की क्या है, ये बायलैटरल एक्सरसाइज है। ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, लिपू लेक दर्रा किन देशों की त्रिजनसंघ सीमा पर स्थित है। लिपू लेक के पास के बारे में आप कहाँ पढ़ते हैं, आप जैसे ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप माउंटेन पासेस के बारे में पढ़ते हैं, तो आप उत्तराखंड में 3 पासेस के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सा, लिपू लेक, माना पास और नीति पास। ठीक, ये 3 पासेस आप पढ़ते हैं उत्तराखंड में। उसमें से आपका जो लिपू लेक पास है इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, आपके कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। इसके अलावा आपका सिक्किम का जो नाथुला दर्रा है उसका उपयोग भी किसके लिए किया जाता है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। ठीक है, और ये आपके इंडिया और तिब्बत के बीच में स्थित है। तो बताइए क्या होगा आंसर, किसके ट्रांजैक्शन पे सिचुएटेड है लिपू लेक, तो इंडिया, नेपाल और चाइना। इंडिया, नेपाल, चाइना कहाँ पे है, ऑप्शन
सी में, ठीक है। इसके अलावा भी अगर बात करें, जैसे आप अगर नेपाल की बात करें, तो नेपाल में अभी रिसेंटली आपको चेंज गवर्नमेंट देखने के लिए मिली है। अब नेपाल में गवर्नमेंट चेंज होती है तो कोई आती है जो प्रो इंडिया होती है, कोई आती है जो आपकी प्रो चाइना होती है। तो जब भी प्रो चाइना गवर्नमेंट आएगी, अभी वालियों को तो कहा जा रहा है कि वो थोड़ी प्रो चाइना टाइप की है, तो फिर वो इंडिया के साथ कुछ ना कुछ इस तरह के मैप्स वगैरह रिलीज कर देते हैं, पुराने डिस्प्यूट ले आते हैं, तो फिर वो चीज़ें आपकी न्यूज़ में आ जाती हैं। इस वजह से आपका ये लिपू लेक भी न्यूज़ में है, क्योंकि उन्होंने फिर से वो डिस्प्यूटेड जो रीजन है आपके लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी, कि वो हमारा हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा नहीं है ना, और वो आपकी सोवरेंटी के अगेंस्ट ये चीज़ें हैं। तो वो चीज़ न्यूज़ में आप देखेंगे कि जो आपका मेंस में जो आपका पहला टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबर्स, तो उसमें नेबर्स के साथ जो भी हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट हैं वो भी अपन पढ़ते हैं, है ना। और वो बाउंड्री डिस्प्यूट पे आपका इंडिया और पाकिस्तान वाला तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना वाला तो हमेशा न्यूज़ में ऐसे रहता है, लेकिन उसके अलावा जो भी आपका न्यूज़ में रहता है वो आपको उस साल की मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका नेपाल वाला इस साल न्यूज़ में है, तो जो बच्चे मेंस भी दे रहे होंगे इस साल का, वो थोड़ा सा नेपाल वाला अच्छे से कर लेंगे, नेपाल बॉर्डर के साथ हमारे जो भी टेंशन हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही लिखा हुआ है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यूज़ किया जाता है, और ये क्या है, हमारे 3 रीजन हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं नेपाल और इंडिया के बीच में। अब देखिए ऑपरेशन ग्लोबल हंट इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन जो आपका ग्लोबल हंट है ये आपके जो ड्रग की ट्रैफिकिंग से रिलेटेड एक आपका ऑपरेशन है ना। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसको लॉन्च किया है, और इसको हम मतलब इंटरपोल की मदद से, इंटरनेशनल पुलिस उसका फुल फॉर्म है, ये इंटरनेशनल आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उनको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अभी जितना एक्सप्लेनेशन दे दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मादक पदार्थ अपराधियों से लड़ना और भगोड़ों को वापस लाना, इसका क्या है मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है, फाइटिंग ड्रग क्रिमिनल्स एंड ब्रिंगिंग फ्यूजिटिव बैक्स टू इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको किसने लॉन्च किया है, अभी तो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया, ऐसा भी आ सकता है कि ऑपरेशन ग्लोबल हंट इज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या हो जाएगा आंसर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। अब देखिए, प्रसून जोशी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, प्रसून जोशी रिसेंटली कौन से ऑर्गेनाइजेशन के आपके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नियुक्तियां है ना, ये आपको पता होना ही चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रसार भारती। प्रसार भारती वही है जो आपका दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो जिसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। देखिए प्रसार भारती इज इंडियाज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर विच रन्स दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। अब जैसे नीति आयोग है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो होते हैं, लेकिन उसकी एक अलग से पोजीशन होती है सीईओ की भी। उसी तरह से प्रसून जोशी जो है वो उसकी क्या है, चेयरपर्सन है, लेकिन प्रसार भारती में जो उसके सीईओ हैं वो कौन है, श्री गौरव द्विवेदी, जो कि क्या है एक आईएएस है, ये इसके क्या है आपके सीईओ हैं। तो दोनों नामों में कंफ्यूज नहीं होना है, प्रसून जोशी जो है वो चेयरपर्सन है और श्री गौरव द्विवेदी कौन है, ये आपके सीईओ हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। छत्तीसगढ़ ने श्रम बल भागीदारी दर में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब आपको कुछ यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स दिख रहे होंगे कि श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा लेबर फोर्स को समझने की कोशिश करिए। लेबर फोर्स कौन कौन है, मतलब अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें, उसमें से जो लोग भी अभी वर्किंग है, ठीक है, और जो लोग भी काम ढूंढ रहे हैं, वो आपके किस में आ जाएंगे, लेबर फोर्स में आ जाएंगे। मतलब लेबर फोर्स से कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें जो लोग अभी काम कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। जो लोग काम करने के इच्छुक हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वो भी आपके लेबर फोर्स में आएंगे, ठीक है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ ने श्रम बल भागीदारी दर में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये आपका गलत है। प्रथम स्थान नहीं प्राप्त किया है, इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पहला स्थान आपके सिक्किम का है,
ठीक। पीएलएफएस की पहली वार्षिक रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित हुई थी, ये भी आपका सही है। पीरियोडिक लेबर फोर्स का संचालन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। पीएलएफएस इज कंडक्टेड बाय द एनएसओ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी इसको बोलते हैं अपन शॉर्ट में। ठीक, तो एनएसओ के अंतर्गत ये आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स होता है। इसमें मतलब हम डेटा जनरेट करते हैं। आपके पास डेटा होना चाहिए ना कि कितनी हमारी लेबर फोर्स है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं। तो उसी से रिलेटेड ये आपका सर्वे है, जिसमें छत्तीसगढ़ की रैंक क्या है, 3rd है, और जो कि बहुत अच्छी रैंक है। मतलब पूरे भारत में अगर आप 3रे स्थान पर आ रहे हैं तो इट्स नॉट दैट बैड, है ना। और जब भी आपकी किसी कोई ऑल इंडिया का सर्वे हुआ है, उसमें अगर छत्तीसगढ़ की रैंक बहुत अच्छी है तो आप देखेंगे उसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप इस बार का भी पेपर देखें, क्वेश्चन आपको ऐसे देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 and 3। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है छत्तीसगढ़ रैंक्ड 3rd इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द पीएलएफएस आफ्टर सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश। सिक्किम पहले नंबर पे है और हिमाचल प्रदेश 2nd रैंक पे है। फिर देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में लिखा हुआ है कि क्या होती है लेबर फोर्स। तो परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर आइदर वर्किंग और सीकिंग वर्क इन द टोटल पॉपुलेशन, मतलब कुल पॉपुलेशन में जो लोग वर्क कर भी रहे हैं और वर्क ढूंढ भी रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी वर्क है और आप यहाँ पे बैठ के मुझसे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप काम ढूंढ भी रहे हैं, तो हम दोनों किसका पार्ट हैं, लेबर फोर्स का पार्ट है। ठीक है, अब लेबर फोर्स रिलेटेड डेटा भी आता है कि पिछले साल इतना था, अभी इतना इंक्रीज हुआ है, रूरल के लिए, अर्बन के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए। तो आपको अलग अलग डेटा ध्यान करने की जरूरत नहीं है, बस एक मैं आपको ट्रेंड बता देती हूँ कि ये जो आपका परसेंटेज है ये हर सेक्टर के लिए इंक्रीज हुआ है। मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर आप बात करें रूरल एरिया की, वहाँ का भी बढ़ा है, अर्बन एरिया का भी बढ़ा है, मेल में भी बढ़ा है और फीमेल में भी बढ़ा है। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है। दूसरा देखिए वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब टोटल पॉपुलेशन में जो लोग एम्प्लॉयड हैं, है ना, जो काम ढूंढ रहे हैं, काम करने के इच्छुक हैं, उनको इसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा। इसमें सिर्फ किसको हम रखेंगे वर्कर पॉपुलेशन में, जो एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्यशील या जो आपकी श्रमिक जनसंख्या का अनुपात है वो क्या होता है, कुल जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत। तो ये हो जाएगा आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये भी अगर इसकी भी हम बात करें तो ये भी आपका मेल के लिए भी बढ़ा है, फीमेल के लिए भी बढ़ा है, और आपके जो अर्बन और रूरल एरिया है चारों के लिए मतलब इसमें इंक्रीज आया है। अब आपको नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। फिर होता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, आपकी जो लेबर फोर्स है इसमें जो आपकी अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हैं, मतलब यहाँ पे दोनों में तो हम टोटल पॉपुलेशन को ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अमंग द टोटल लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में से जो लोग आपके अनएम्प्लॉयड हैं उसका क्या हो जाएगा, मतलब परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन अमंग द टोटल लेबर फोर्स, ये हो जाएगा क्या आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो आपका रेट है ये पिछले साल जितना था 3.2% अभी भी उतना है। ठीक है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो ये आपका टोटल पीरियोडिक लेबर फोर्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द विटले अवार्ड्स 2026 पॉपुलरली नोन एज ग्रीन ऑस्कर्स इज अवॉर्डेड टू, ये भी जैसे देखिए अभी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो ये भी 1 लाइनर फैक्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये बरखा सुब्बा और परवीन शेख को मिला है ना। बरखा सुब्बा और परवीन शेख को मिला है किस चीज़ के लिए, उन्होंने जो आपकी एक छिपकली होती है और एक आपकी बर्ड है उसके कंजर्वेशन के लिए इन्होंने काम किया है, इस वजह से इन्हें अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निसार मिशन इज अ जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन डेवलप्ड बाय विच 2 स्पेस एजेंसीज। निसार मिशन आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, अब उसमें आप देख रहे होंगे एन और आई, इन्हीं दोनों से नाम है। एन से आपका नासा, आई से आपका इसरो। तो नासा और इसरो से रिलेटेड आपका मिशन है क्या निसार। बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछेगा, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आदर्श आचार्य संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जैसे ही आपके इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है और जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपकी जो आदर्श आचार्य संहिता है वो लागू हो जाती है। ये कोई आपका संवैधानिक कानून नहीं है, एक तरह की गाइडलाइंस है कि आपको इस पीरियड में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आपकी वोटर्स को क्या करें, इन्फ्लुएंस कर सकें। ठीक है, फिर अगर उसका वायलेशन होता है तो फिर
उस हिसाब से मतलब उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। एमसीसी पहली बार 1960 के विधानसभा चुनावों में केरल में लागू की गई थी। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक, एमसीसी संसद द्वारा बनाया गया एक वैधानिक कानून है। ये आपका गलत है, ये मैंने आपको अभी बताया है। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आप पॉलिटी में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जितना इससे पूछ सकता है मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, व्हाट इज सचेत? सचेत क्या है? इस तरह के जो भी आपके कीवर्ड्स वगैरह होते हैं ना, ये जनरली मतलब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि सचेत क्या है। जैसे ई प्राप्ति पोर्टल के बारे में हमने पढ़ा, तो देखिए इसके बारे में मछुआरों के लिए एक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। नहीं, वास्तविक समय में आपदा चेतावनी प्रदान करने वाली एकीकृत आपातकालीन अलर्ट प्रणाली है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी आपकी, जैसे मान लीजिए किसी जगह पे बिजली गिरने वाली है या किसी जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब मूसलाधार वर्षा होने वाली है, तो एक आपका एक अलर्ट जारी करने का एक सिस्टम है कि उस जगह के लिए अलर्ट जारी कर दिया जाएगा कि यहाँ पे ये वाली चीज़ होने वाली है, जिससे वहाँ के लोग अवेयर होके फिर जो भी प्रिकॉशंस वगैरह हैं वो ले लें। ठीक है ना, डिजास्टर्स रिलेटेड वार्निंग प्रोवाइड करेंगे इसमें। और इसको लॉन्च किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार विभाग ने इसको लॉन्च किया है। और किसके समन्वय से? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए के समन्वय से। ठीक है, चलिए। विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल जो 124 है कॉन्स्टिट्यूशन का, है तो बेसिक का क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि अभी न्यूज़ में था, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में आर्टिकल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल किस चीज़ से एसोसिएटेड है। इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था, हर साल आते हैं। देखिए, इट डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है। ठीक, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वही क्या करते हैं? जजेस को अपॉइंट करते हैं। द मिनिमम एज टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज इज 35 ईयर्स। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट होने के लिए कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। जो मैक्सिमम एज है वो आपकी क्या है? 65 ईयर्स। 65 साल में उनको रिटायरमेंट होना है। और जो आपके हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनकी रिटायरमेंट एज कितनी है आपकी? 62 ईयर्स। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। Who among the following has been recently appointed as a new chairperson of the Central Board of Film Certification? ये जो CBFC है, इसके अभी तक जो आपके चेयरपर्सन थे वो प्रसून जोशी थे, लेकिन प्रसून जोशी कहाँ चले गए? प्रसार भारती के चेयरपर्सन बन गए। तो यहाँ भी फिर कोई और नया पर्सन आएगा। तो यहाँ कौन बने हैं इसके चेयरपर्सन? शशि शेखर वेम्पति। ठीक, ये वन लाइनर फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और प्रसार भारती के CEO कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, या रिकॉल करिए अगर आपको याद है तो अभी जस्ट वीडियो देखें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द सॉन्ग वंदे मातरम, वंदे मातरम की अभी आपकी वर्षगांठ मनाई जा रही थी, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, है ना, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी, बिल्कुल सही है ये। यह गीत मूल रूप से आनंद मठ उपन्यास में शामिल है, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए कि आनंद मठ में किस रिबेलियन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है? मतलब आनंद मठ जो आपकी नॉवेल है वो किस आंदोलन से क्या है? एसोसिएटेड है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जिन लोगों ने भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है अभी तक, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो रिलैक्स रहें, आप जब पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। थर्ड देखिए, इसे पहली बार 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था, ये भी आपका सही है। और ये जो आपका सेशन है ये कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना। तो कभी अगर पूछे कि वंदे मातरम पहली बार कैलकाटा सेशन में गाया गया था 1896 में, तो आपका आंसर क्या होगा? ये सही होगा। पूरे गीत को 1950 में भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया था। नहीं, राष्ट्रगान नहीं, यह हमारा क्या है? राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगान आपका क्या है? जनगण मन। ठीक है, तो फ्लो में इसको गलत मत कर दीजिएगा, ये आपका क्या है? राष्ट्रगीत है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3।
आगे बढ़ते हैं। ऑन 24 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड इट एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। 24 जनवरी 1950 को इसको नेशनल सॉन्ग की तरह अडॉप्ट किया गया था। नेशनल सॉन्ग आपका न्यूज़ में था, तो आपसे ये भी वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को कौन सी डेट में, कौन से वर्ष में अडॉप्ट किया गया था, तो कौन सी डेट है? 24 जनवरी 1950। ठीक, अब देखिए, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो फंक्शंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ये आपका होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, और हर साल ये जो आपके क्राइम्स होते हैं उससे रिलेटेड एक डेटा जारी करता है, रिपोर्ट जारी करता है। जैसे अभी आपकी एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट आई है, उसमें अगर आप पढ़े नहीं तो आपको लगेगा कि हाँ अपराधों की संख्या तो हमारे यहाँ बढ़ी होगी, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि हमारे यहाँ जो आपके क्राइम्स हैं वो 6% रिड्यूस हुए हैं, और जो साइबर क्राइम्स हैं, मतलब पर्टिकुलरली अगर साइबर क्राइम्स की बात करें तो उसमें 17% की वृद्धि देखी गई है, लेकिन ओवरऑल जो क्राइम्स है उसमें 6% का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनसीआरबी द्वारा जारी नवीनतम क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल अपराध दर में 6% की कमी आई है, जबकि साइबर अपराध के मामले में 17% की वृद्धि हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग ओवरडोज डेथ्स। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो ड्रग ओवरडोज डेथ्स में आप क्या आंसर लगा देंगे? पंजाब, लेकिन आंसर पंजाब नहीं है। ठीक है, जो ड्रग ओवरडोज से रिलेटेड डेथ्स हुई हैं उसमें पहले नंबर पे आपका तमिलनाडु है, पंजाब आपका दूसरे नंबर पे है, और मध्य प्रदेश आपका तीसरे नंबर पे है। ठीक है, थोड़ा सा ये अलग से फैक्ट है, नहीं पता होगा तो पंजाब लगाएंगे, इस वजह से क्वेश्चन लिया गया था। ठीक, चलिए अब अपने आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी इनहेंसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, है ना। नीति आयोग द्वारा ये आपकी रिपोर्ट जारी की गई है, और ये पहली ऐसी रिपोर्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीति आयोग। इसमें नीति आयोग ने बताया है कि हम प्राइमरी लेवल पे तो जो यूनिवर्सल एजुकेशन का हमारा जो सपना था वो तो हमने अचीव कर लिया है, लेकिन अगर हम बात करें हायर लेवल पे अगर हम जैसे जैसे जाएं तो उन्होंने एक पिरामिड समस्या का इसमें जिक्र किया है कि अगर आप बेसिक्स की अगर आप प्राइमरी लेवल की बात करें तो यहाँ पे बच्चों की संख्या अच्छी है, लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल की तरफ आप जाएंगे तो बच्चों के जो नंबर हैं वो क्या होंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब ड्रॉप आउट जो रेट्स हैं वो आपके बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज की? आपके नीति आयोग ने। देखिए, इंडिया हैज़ अचीव्ड ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन, पिरामिड समस्या का इसमें जिक्र किया गया है ना। बताया गया है एक रिपोर्ट में कि हमारे यहाँ लेस जो हैं वो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं देन प्राइमरी स्कूल का नंबर ज़्यादा है, और हायर सेकेंडरी ऑब्वियस सी बात है जब बच्चों का ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा है तो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हमारे यहाँ क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको एक करंट अफेयर्स का नए तरीके से यहाँ पे एनालिसिस देखने के लिए मिला है, और ये चीज़ आपके सिर्फ करंट नहीं, आप होलसम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मेंस की बात करें, चाहे प्रीलिम्स की बात करें, चाहे एसएससी की बात करें, हर तरह का आंसर लिखने के लिए यहाँ आपको मतलब कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो आपके एनालिटिक्स हैं उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं कि आप शॉर्ट वीडियो बनाएं तो आपके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। हमारा जो इंटेंशन है वो आपको क्वालिटी प्रोवाइड करना है, और जब भी आपको अगर क्वालिटी चाहिए होगी तो थोड़ा तो देखिए उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। फिर भी आपके जो भी सजेशंस हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में उसको ज़रूर मतलब इम्प्रूव करूँगी। और दूसरी चीज़ कि आप जो आपका टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके एक हफ्ते के करंट अफेयर्स थे। अगला जो वीडियो आएगा वो आपका 10th मई से 16th मई तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगली मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।